नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान हमने एक नई पुस्तक की शुरुआत की है जो भारतीय संस्कृति के मूल आधार है, जिसका पहला चैप्टर है भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, उस अध्याय को हम पढ़ रहे हैं। तो उसके तहत बात की जाए तो भारतीय संस्कृति का अर्थ हमने पीछे की क्लास में जाना था कि आप संस्कृति से क्या समझते हो। तो संस्कृति 3 शब्दों के जो मेल से बनी है, ये हमने पीछे की क्लास में जाना था। सम उपसर्ग है, क्रय धातु है और कीर्तन प्रत्यय है। इन तीनों से मिलाकर संस्कृति शब्द बना है, जिसका अर्थ अगर साधारण भाषा में देखा जाए तो उन्नत स्थिति और उत्तम दशा, सुधरी हुई स्थिति को ही संस्कृति कहते हैं। मानव के द्वारा अपनी बौद्धिकता के और बुद्धि विवेक से जो परिस्थितियों में जो बात की जाए, जो प्राकृतिक परिस्थितियाँ, उनको परिवर्तित कर दिया जाता है और मानव जीवन को बहुत ही सहज और आसान जिसके द्वारा बनाया जाता है, वही हमारी संस्कृति कही जाती है। और साधारण शब्दों में हम बात करें तो जो हमारा रहन सहन है, खान पान है, धार्मिक क्रियाएं हैं, ये सभी संस्कृति का अंग माने जाते हैं। तो आज हम जो संस्कृति के उद्भव के बारे में पढ़ेंगे, यानी संस्कृति का जन्म कैसे। तो भारतीय संस्कृति का उद्भव कहाँ से होता है, भारतीय संस्कृति का उदय बोले तो जनक बोले तो उदय कैसे होता है और इसका जन्म कैसे होता है संस्कृति का, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें कई इतिहासकारों और विद्वानों में काफ़ी मतभेद है जो भारतीय संस्कृति के उद्भव को लेकर। कई पाश्चात्य जो विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, उनके द्वारा जो भारतीय संस्कृति पे विदेशी संस्कृति का आरोपण किया जाता है, जो एक मिथ्या है और झूठ है, उसका आज हम खंडन करेंगे। तो आज हम अध्ययन करने वाले भारतीय संस्कृति के उद्भव के बारे में। उद्भव शब्द से आप क्या समझोगे? उद्भव बोले तो उदय कैसे होता है भारतीय संस्कृति का और जन्म कैसे होता है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। भारतीय संस्कृति जो विदेशी संस्कृतियों से इसका जन्म होता है, या भारतीय संस्कृति जो यहाँ भारतीय संस्कृति पूर्ण रूप से शुद्ध रहती है, भारतीयों के ही देन रहती है, उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। जो इतिहासकार है, विद्वान है, उन्होंने जो संस्कृतियों पर रिसर्च किया, खोज की है, उनका मानना है कि भारतीय संस्कृति पर विदेशी संस्कृतियों का प्रभाव है और उनके द्वारा ही भारतीय संस्कृति को जन्म दिया गया। उसका हम कैसे खंडन करते हैं और कौन कौन से विद्वानों का क्या क्या मत है, वो हम आज जानेंगे। तो व्हीलर महोदय है जो विद्वान है, इतिहासकार है, उनके द्वारा अपना एक मत प्रतिपादित किया गया। उनका मत क्या प्रतिपादित किया है? सुमेरियन संस्कृति। अब ये सुमेरियन संस्कृति कौन सी थी? जो मेसोपोटामिया की संस्कृति है, यानी जो इराक में जो अपने को मिलती है, दजला और फरात नदियों के संगम पे, दजला और फरात जो नदी है, उनके मध्य जो संस्कृति मिलती है, उसे सुमेरियन संस्कृति कहा गया। मेसोपोटामिया की जो संस्कृति इराक की, उसे सुमेरियन संस्कृति कहा जाता है, दजला फरात नदियों के संगम पर। अब उन्होंने कहा है, व्हीलर महोदय का जो मत प्रतिपादन किया, इन्होंने कहा है कि भारतीय संस्कृति पर सुमेरियन संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है। जिस तरह का यहाँ पर रहन सहन खान पान था, उसी तरह का लोगों का यहाँ देखने को मिलता है। तो इनका मानना है कि जो भारतीय संस्कृति है, उसके जनक कौन माने जाएंगे? उसके जनक इन्होंने माना है कि ये जो सुमेरियन संस्कृति वाले लोग हैं, उन्हीं के द्वारा भारतीय संस्कृति को जन्म दिया गया है, ये उनका मानना है। क्योंकि जैसा कि हम सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा था, हमने पढ़ेंगे, जो हालांकि हमने पूरी पढ़ी नहीं सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें कई तरह की चीज़ें हैं जो यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता मिलती है, वो समानता रखने वाली चीज़ें अपने को सुमेरियन यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी मिलती है। तो वस्तुतः विद्वानों द्वारा ये मत प्रतिपादित किया गया। इसी के आधार पर व्हीलर महोदय के द्वारा कि सुमेरियन संस्कृति के जो लोग हैं वो भारतीय संस्कृति के जनक होंगे। लेकिन ये सरासर मिथ्या यहाँ देखने को मिला गया, क्योंकि हमने जो देखा था सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के तहत जो इनमें आपसी व्यापारिक संबंध अपने को देखने को मिलते हैं, जो नावों के माध्यम से जो सुमेरियन संस्कृति में अपने को सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो सील वगैरह है, वो भी अपने को वहाँ पे मिलती है। तो ऐसा स्वभावतः
जो यहाँ पे व्यापारिक संबंध रहे होंगे और व्यापारी दोनों संस्कृतियों के मध्य व्यापार होता था, जिस वजह से यहाँ व्हीलर महोदय द्वारा ये मत प्रतिपादित किए गए। अब बात करते हैं हेरास एवं चटर्जी के द्वारा। हाँ, इस मत में काफ़ी जो समानता, काफ़ी जो इसमें अच्छा, ये मत काफ़ी जो मजबूत दिखाई देता है यहाँ पे अगर वर्तमान समय में आकलन किया जाए तो। हेरास और चटर्जी महोदय के द्वारा मत प्रतिपादित किया गया। द्रविड़ लोग जो भारतीय संस्कृति के जनक थे, तो ये द्रविड़ लोग कौन थे? अगर इनकी बात की जाए तो दक्षिण भारत में जो रहने वाले लोग हैं, विंध्याचल पर्वत है जो भारत के मध्य में स्थित है और इसके उत्तर और दक्षिण के मध्य स्थित जो ये पर्वत विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, उसके दक्षिण में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें द्रविड़ कहा जाता है। यानी जो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, इनको द्रविड़ माना जाता है। यह हेरास एवं चटर्जी महोदय का मत है कि इन द्रविड़ लोगों के द्वारा ही भारतीय संस्कृति को जन्म दिया गया था। संभवतः जब आर्यों का आक्रमण होता है और जब अनार्य जाति है, द्रविड़ लोग धीरे धीरे दक्षिण भारत की ओर प्रव्रजन करते हैं और उधर चले जाते हैं। ये मत हेरास एवं चटर्जी महोदय द्वारा दिया। फेयर सर्विस के द्वारा एक मत प्रतिपादक किया गया है भारतीय संस्कृति के उद्भव को लेकर, यानी भारतीय संस्कृति का जन्म कैसे होता है, इसके जनक कौन होते हैं, इसका उदय कैसे होता है। तो बात की जाए तो इन्होंने कहा जो हिंद ईरानी क्षेत्र है ये उनकी अपनी ही उपज है, यानी हिंद ईरानी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के द्वारा ही इस संस्कृति को जन्म दिया गया है। हिंद ईरानी क्षेत्र बात करें तो सिंधु घाटी यानी सिंधु नदी के आसपास का जो ये एरिया है वो है, और ईरानी क्षेत्र है आपको बताऊं तो कि जैसे ईरानी क्षेत्र, अफगानी क्षेत्र, यहाँ से पहले भारतीय जो बौद्ध धर्म के यहाँ का विस्तार देखने को मिलता है। और भारतीय सम्राटों की बात की जाए, अशोक का राज्य भी अपने को ईरान तक मिलता है। तो उसी समय ये माना जाता है कि ये हिंद ईरानी जो लोग थे यहाँ के मूल निवासी थे और उन्हीं के द्वारा इस भारतीय संस्कृति को जन्म दिया गया। तो ये तीन मत अपने को देखने को मिलते हैं भारतीय संस्कृति के जन्म को लेकर। अब अगर इन मतों को पूर्णतः स्वीकार नहीं किया जाता, अगर आकलन किया जाए, इसमें तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो इन मतों को पूर्णतः स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये विदेशियों के द्वारा जो इनमें पहले तो इन्हीं जो विद्वानों में भी काफ़ी मतभेद है इस चीज़ को लेकर, संस्कृति का जन्म कैसे होता है, उद्भव कैसे होता है। और अगर बात की जाए तो इन मतों को पूर्णतः स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी तरीके से ये प्रमाणित मत नहीं है। और विदेशी मतों की बात की जाए, विदेशी विद्वानों के द्वारा, चाहे व्हीलर हो, इनके द्वारा क्या भारतीय संस्कृति पर दूसरी संस्कृति का आरोपण करने का प्रयास किया गया है और अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ बताने के लिए और अपनी संस्कृति से ही इसका जन्म इनके द्वारा बताया जाता है, जो कि मिथ्या और झूठ है। अब बात करते हैं भारतीय संस्कृति की, जो भारतीय लोगों की ही उपज है और इसके जनक भारतीय लोग ही इसके निर्माता है। ये बात कैसे साबित की जाती है, तो इसको लेकर अगर बात की जाए तो क्योंकि भारतीय संस्कृति की बात की जाए तो ये अन्य संस्कृतियों से अलग पहचान रखती है, अलग विशेषता रखती है। अगर विश्व की संस्कृतियों की बात की जाए, विश्व में जितनी भी संस्कृतियां अपने को प्राप्त होती है, लेकिन भारतीय संस्कृति से उनकी समानता नहीं होती है, वो समानता अपने को बिल्कुल देखने को नहीं मिलती है। तो इसका क्या कारण है? तो हम इस बात को साबित करने का प्रयास करेंगे कि अन्य संस्कृतियों से भारतीय संस्कृति कैसे अलग है और इसके निर्माता और जनक भारतीय लोग ये, न कि किसी दूसरी संस्कृति के लोग इसके निर्माता है। अगर इसकी भिन्नता की बात की जाए, विभिन्नता अन्य संस्कृतियों से विभिन्नता देखने को मिलती है, तो पीपल के वृक्ष की पूजा की बात की जाए तो अन्य संस्कृतियों, चाहे विदेशी संस्कृति में आप सुमेरियन संस्कृति ले लो, चाहे मिस्र की संस्कृति ले लो, रोम की संस्कृति ले लो, चाहे ईरान की संस्कृति ले लो, रोम यूनान की संस्कृति ले लो, उसके अलावा चीन की संस्कृति, लेकिन ये वृक्ष पूजा है, जो वनस्पति का जो पूजन है, ऐसा प्रचलन अपने को देखने को नहीं मिलता है। भारतीय संस्कृति के अंदर जो वृक्ष की पूजा होती है और उसमें वृक्षों में पीपल को मुख्यतः प्रधानता दी जाती है और अन्य कई वृक्षों की यानी प्रकृति पूजा की शुरुआत सबसे पहले भारतीय संस्कृति में देखने को मिलती है। ये इसको अन्य संस्कृतियों से विभिन्न करती है और इसका मतलब अन्य संस्कृतियाँ इसकी जनक नहीं हो सकती। जो वनस्पति पूजन का चलन अपने को यहीं पे देखने को मिलता है। और बात की जाए बेल का महत्व,
भारतीय संस्कृति में चाहे आज भी ले लो आप, जो गाय है या बैल है उनका विशेष पूजन किया जाता है। भारतीय संस्कृति ये इसकी मुख्य विशेषता है जो अन्य संस्कृतियों से इसे अलग करती है। आज भी वर्तमान समय में चाहे गोपाष्टमी को ले लो आप, और भी जो कई कार्यक्रम धार्मिक आयोजन के तहत इन गाय पशुओं का महत्व है, पशु पूजा का प्रचलन अपने को भारतीय संस्कृति में देखने को मिलता है जो विश्व की अन्य संस्कृतियों में देखने को नहीं मिलता है। इससे ये बात साबित होती है कि भारतीय संस्कृति इन संस्कृतियों से अलग है और इसका जो उद्भव है उन संस्कृतियों से बिल्कुल नहीं होता है। ये बेल का महत्व देखने को, स्नान और ध्यान, जो स्नान की जो यानी कि यहाँ पे स्नान और ध्यान से अब जो पूजा पद्धति है चाहे धार्मिक क्रियाएं हैं, अगर स्नान का विशेष जो महत्व भारतीय संस्कृति में, चाहे नदियों में जो पवित्र स्नान करने की जो परंपरा भारत में रही है और आध्यात्म यानी ध्यान की जो परंपरा है, इसे कहा जाए तो आराधना कह सकते हैं। आराधना का जो तरीका है और बात की जाए जो तपस्या ऋषि मुनियों के द्वारा की जाती है और आध्यात्म जो उसका जो ध्यान लगाने का जो तरीका है, तो ये अन्य संस्कृतियों से भिन्न है और ये अन्य संस्कृतियों से अपने को अलग करता है। इसका मतलब अन्य संस्कृतियों के द्वारा इसका उद्भव नहीं होता है। भारतीय संस्कृति का उद्भव यहाँ के लोगों के द्वारा ही किया गया है और भारतीय लोगों के द्वारा ही भारतीय संस्कृति का निर्माण किया गया है। और बात की जाए जो अलग भिन्नता साबित करने के लिए खास किस्म की लिपि और कला शैली, अगर लिपि की बात की जाए तो भारत में कई तरह की लिपियाँ मिलती है और वर्तमान समय भारतीय संविधान में कई भाषाओं को जो संवैधानिक भाषा करार दिया गया है, जो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएँ हैं भारत में, उन्हें जो संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया हुआ है। और भी बात की जाए तो भारत में लिपियों की बात की जाए तो लिपि में अरेमाइक लिपि है, ब्राह्मी लिपि है, खरोष्टी लिपि है, देवनागरी लिपि है, कई लिपियां जो भारत में समय समय पर प्रचलन में रही है और उन लिपियों का अलग महत्व रहा है। और विश्व की अन्य संस्कृतियों की बात की जाए, चाहे मेसोपोटामिया की संस्कृति हो, उन लिपियों से कोई भी समानता अपने को देखने को नहीं मिलती है। इसका मतलब भारतीय संस्कृति का उद्भव मेसोपोटामिया की संस्कृति से नहीं होता है। ये चीज़ें अपने को बाद में ध्यान में मिलती है, तो ऐसा देखा जाता है इसमें ये विभिन्नता दर्शाती है। अब बात की जाए तो धार्मिक आचार विचार, धार्मिक क्रिया है जो रीति रिवाज है, उसकी अगर बात की जाए तो धार्मिक रीति रिवाज भी अपने को भिन्न देखने को मिलते हैं। कई देशों की बात की जाए तो यहाँ पे ईसाई धर्म का प्रचलन है, इस्लाम का प्रचलन है, लेकिन भारतीय संस्कृति में जो विभिन्न धर्मों के लोग भी रहते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति के लोगों की जो धार्मिक क्रियाक्रम है, चाहे हमें सिंधु घाटी सभ्यता से ले लो, कहीं से भी ले लो, तो उनके धार्मिक रीति रिवाज है उनमें भिन्नता देखने को मिलती है जो अन्य संस्कृतियों से भारतीय संस्कृति को पूर्णतः अलग करते हैं। तो इन जो का आधार पे हम कह सकते हैं भारतीय संस्कृति का जन्म अन्य किसी दूसरी संस्कृतियों से न होकर भारतीय लोगों के द्वारा ही, यहाँ के मूल निवासियों के द्वारा ही भारतीय संस्कृति का जन्म किया, वही इसके जनक हैं। अब बात करते हैं सिंधु संस्कृति। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो सिंधु संस्कृति से जो अपने को कई चीज़ें प्राप्त होती है, चाहे नटराज की मूर्ति हो, चाहे यहाँ पे जो मर्द भांड अपने को प्राप्त होते हैं, जो मिट्टी के बर्तन जिन्हें कहते हैं, ये भारत की अन्य संस्कृतियों से और जो खुदाई में अन्य सभ्यताएं जहाँ से वो वस्तुएं प्राप्त होती है उनसे समानता बिल्कुल नहीं दर्शाते। और यहाँ के लोगों के द्वारा जो पीछे के समय में बात की जाए तो उनके द्वारा देखा जाए तो जो वस्तुओं का प्रयोग किया जाता था वो अन्य संस्कृतियों से भिन्न होती है, भिन्नता दर्शाती है। तो इसी वजह से भारतीय संस्कृति अन्य संस्कृतियों से यहाँ अलग हो जाती है। तो विद्वानों के द्वारा माना जाता है, हालांकि मतभेद है इसमें जन्म को लेकर। अगर हम मूलतः साधारण रूप में देखा जाए तो भारतीय संस्कृति का जन्म कैसे होगा, तो यही जो ग्रामीण जीवन की परंपरा धीरे धीरे पहले रही होगी और यही धीरे धीरे जो शहरी जीवन में परिवर्तित हो जाती है और इसी तरह सामाजिक व्यवस्थाओं का निर्माण हो जाता है और इसी तरह भारतीय संस्कृति का विकास और उद्भव होता है। अन्य संस्कृतियों से बात की थी जो हमें, जो चाहे यूनान की संस्कृति हो, चाहे रोम की संस्कृति हो, चाहे मिस्र की संस्कृति हो, चाहे मेसोपोटामिया की हो, चाहे चीन की, अन्य संस्कृतियों से समानता के कोई ठोस प्रमाण अपने को साक्ष्य देखने को नहीं मिलते। इसलिए हम ये बात निश्चित रूप से कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति का जन्म जो भारतीय लोगों के द्वारा ही किया गया और इसका उद्भव धीरे धीरे ग्रामीण संस्कृति से शहरी संस्कृति होते हुए और उसके पश्चात सामाजिक व्यवस्थाओं का निर्माण होता है और धीरे धीरे
धीरे ये उन्नति होती चलती है। तो बोलिए यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। और हालांकि 1-2 दिन से कल भी अपनी जो और आज भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो क्लास में बाधा रही है, किसी तरह की समस्या हो चुकी है, उसका समाधान जल्दी कर लिया जाएगा, जिसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस है। तो तकनीकी प्रॉब्लम है ये कोई किसी तरह की, तो इसे जल्दी निपटा लिया जाएगा। और कोई भी आपके सुझाव हो तो आमंत्रित है, और अपना जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर आप भेज सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थियों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।